वेलकम बैक साथियों आज हम बात करेंगे चाइना हांगकांग कन्फ्लिक्ट के बारे में। इन दोनों देशों का आपस में क्या विवाद चल रहा है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण नहीं है, उन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली हांगकांग एक देश नहीं है, लेकिन वह खुद को एक देश मानता है। चाइना उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है। चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो चाइना इस तरह की बातें क्यों करता है और हांगकांग इस तरह की बातें क्यों करता है, आज ये सब तरह की बातें हम जानेंगे। तो हमारा टाइटल रहेगा चाइना हांगकांग कॉन्फ्लिक्ट। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको चाइना के बारे में। चाइना आज के वक्त विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना आज के वक्त। और वह जितने भी देशों के साथ वह बाउंड्री शेयर करता है, जितने भी देशों के साथ उसका बॉर्डर लगता है, उन सब के साथ उसका इशू चलता रहता है। उसका कुछ न कुछ इशू चलता रहता है। कोई भी देश ऐसा नहीं है, यहाँ तक इवन रसिया के साथ भी उसका कुछ विवाद है सीमा को लेके। खैर ये हमारा विषय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चाइना हांगकांग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इससे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इतिहास पर नज़र डालनी होगी कि ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कोई भी मौजूदा जो कारण होता है ना, उसके पीछे का एक इतिहास होता है। हमें उस इतिहास की चर्चा करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात उस समय की है जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। क्यों नहीं डूबता था? ब्रिटिश थे जो, यूके था जो, यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों का इतने देशों के ऊपर अधिकार था कि अगर एक देश में सूरज अगर डूब चुका है तो दूसरे देश में सूर्य इनका उदय हो जाता था। इसलिए इनका कभी सूरज नहीं डूबता था। उन दिनों भारत पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य था। उस समय ब्रिटिश लोग चीन के साथ व्यापार करते थे। यह बात 19वीं शताब्दी की है। 19वीं शताब्दी की आप फर्स्ट क्वार्टर की बात कर सकते हो, 1825 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय ब्रिटिश लोग चीन के साथ व्यापार करते थे। तो चीन के साथ व्यापार करने में क्या हुआ, अंग्रेजों को धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। अंग्रेजों को व्यापार में घाटा हो रहा था। चलिए अभी मैप देख लेते हैं, एक बार मैप में देख लेते हैं हांगकांग कहाँ पर है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैप में हांगकांग कहाँ पर है। ये देखिए, ये है हमारा भारत और ये इसको साथियों साउथ चाइना सी बोलते हैं। ये जो वाटर बॉडी है ना, ये इसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। और ये जो आपको रेड कलर का जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट टिका हुआ है, यहाँ पर हांगकांग है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको जब आप जूम करोगे ना मैप में, आप यहाँ पर जाना, आपने गूगल मैप को खोलना और जब आप जूम करोगे आपको देखो ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा आइलैंड, छोटा सा टापू, ये हांगकांग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, यहाँ से बहुत सारे जहाज यहाँ से आते हैं जाते हैं और हांगकांग उन लोगों से वहाँ पर टैक्स लेता है, मेंटेनेंस चार्ज लेता है और इसलिए हांगकांग की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, आपने जैसे देखा कि अंग्रेजों को व्यापार में घाटा होने लगा था। अब अंग्रेजों को व्यापार में घाटा होने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने चीन वासियों पर दबाव डाला। चीन वासियों पर दबाव डाला अपना व्यापार को अपने व्यापार का घाटा उभारने के लिए। लेकिन चीन वाले नहीं माने। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने एक चाल चली। उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने अपने व्यापार घाटे को उभारने के लिए भारतीयों पर अफीम की खेती करने का दबाव डाला। अपने व्यापार घाटे को उभारने के लिए भारतीयों पर अफीम की खेती करने का दबाव डाला। अब इससे क्या हुआ, भारतीय अफीम उगाने लगे और जो ब्रिटिश थे वो उस अफीम को चाइना के अंदर भेजने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना की एक बहुत बड़ी आबादी उस अफीम की लत का शिकार हो गई। तो धीरे धीरे उस अफीम की आदत चीन के लोगों को लग गई है। जब चीन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि हमारे देश में अफीम नहीं आएगी।
अंग्रेजों ने ताकत का सहारा लिया और युद्ध का ऐलान कर दिया। अब चीन वालों ने बोला हमारे देश में आप अफीम मत भेजिए, आप हमारे देश के लोगों को नशे का आदी बना रहे हैं, तो हमें अफीम की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने व्यापार को बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे। एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, पृथ्वी के धरती के सबसे घटिया और नीच और गंदे काम इंग्लैंड वालों ने किए हैं। इससे ज्यादा गिरे हुए काम किसी ने नहीं किए। तो फिर इन्होंने क्या किया, ताकत का सहारा लिया और युद्ध का ऐलान कर दिया। इतिहास में हुए इस युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1839 से 1842 तक यह युद्ध चलता रहा और चीन की हार हुई। युद्ध में हुई हार के कारण अंग्रेजों ने नॉनजिंग संधि के तहत चीन से हांगकांग आइलैंड ले लिया। आप समझ रहे हैं ना, अंग्रेज युद्ध जीत गए, चीन को दबाव में आकर अपना एक आइलैंड चाइना को देना पड़ा, जिसका नाम था हांगकांग। फिर क्या होता है, 1856 में दूसरा चीन युद्ध होता है, चीन की फिर हार होती है और हांगकांग के साथ इनका एक और इलाका, काओलिन इलाका भी क्या करते हैं, इंग्लैंड वाले ले लेते हैं। एक मिनट साथियों, थोड़ा माफ करना दोस्तों, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से आवाज नहीं आ पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक बार आप लोगों को अफीम की खेती से संबंधित कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अफीम के फूल हैं और ये उस वक्त का प्रोसीजर है भारत में, किस तरह से लोग अफीम का उत्पादन करते थे। यहाँ खेतों से ले जाकर फिर यहाँ पर किस तरह से अफीम को नशे लायक बनाया जाता था, उस चीज का ये उत्पादन करते थे। आप देख सकते हैं साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग अफीम का उत्पादन करते थे। तो फिर क्या होता, जैसे कि आपने देखा 2 अफीम युद्ध हुए चीन के साथ। इसके बाद फिर चीन 1898 में एक और लड़ाई हुई और उस लड़ाई में चीन की हार हो जाती है। इसके बाद फिर चीन को झुकना पड़ा और एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों ने 99 साल के लिए इस हिस्से को लीज पर ले लिया और इसे कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन हांगकांग टेरिटरी का नाम दिया। 1997 में यूके का हांगकांग से दावा खत्म हुआ। जैसा कि आपने देखा, इन लोगों ने 3 युद्ध लड़े और 3 युद्धों में कोई ना कोई इलाका ये चीन वालों से लेते रहे। और जो 1898 में इन्होंने तीसरा अफीम युद्ध किया चीन के साथ और इन्होंने 99 साल के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से ले लिया। और फिर क्या होता, 1997 में यूके का हांगकांग से दावा खत्म हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, 1898 में ये उस इलाके को लेते हैं और 1997 में इनके 99 साल पूरे हो जाते हैं और ये उस इलाके को छोड़ देते हैं। फिर क्या होता साथियों, यूके अपना दावा खत्म कर देता है और हांगकांग चीन को वापस दे देता है। अगले 50 साल तक चीन यूके के साथ एक संधि करता है, एक समझौता करता है कि हम अगले 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक अधिकार देंगे। अभी जैसा आप सब लोगों को पता है, चाइना के अंदर फिलहाल वहाँ पर लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको स्वतंत्रता नहीं है। तो चीन ने यह कहा था कि अगले 50 साल तक हम इन लोगों को वो पूरे अधिकार देंगे जो एक डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं। इसे 1 कंट्री और 2 नेशन सिस्टम का नाम दिया गया। इसे 1 कंट्री और 2 नेशन सिस्टम बोला गया। क्यों बोला गया? अभी देश तो एक है लेकिन सिस्टम वहाँ पर 2 है। चीन, जो मेनलैंड चीन है, वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं है, लेकिन इन्होंने वादा किया कि हम हांगकांग के लोगों को इस तरह की आज़ादी देंगे। लेकिन क्या होता है, चीन तो चीन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चीन के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई हड्डी नहीं है। इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता और जिस चीज़ के लिए चीन मशहूर है उसने वही किया। चीन ने अपने समझौते पर
कायम नहीं रहा और उसने हांगकांग को हड़पने के लिए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। 2007 में चीन क्या कहता है कि वो 2017 तक हांगकांग के हर वयस्क नागरिक को वोटिंग का अधिकार देगा। 2007 में चाइना ये बात कहता है। और वहां पर फिर क्या होता है, इलेक्शन आ जाते हैं, चीन के हांगकांग के अंदर इलेक्शन आ जाते हैं। लेकिन इलेक्शन आ जाते हैं, चाइना वहां पर क्या रणनीति अपनाता है, क्या गेम खेलता है। चाइना कहता है कि हम लोग 1200 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन उम्मीदवार नहीं होगा। इससे क्या होता है, इसका विरोध होता है, इसका विरोध होता है, हांगकांग की जनता विरोध करती है और लोग पुलिस के पेपर स्प्रे से बचने के लिए यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आते हैं। इसे अम्ब्रेला मूवमेंट का नाम दिया गया। अम्ब्रेला मूवमेंट काफी फेमस रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। अम्ब्रेला मूवमेंट की अपनी एक जगह है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए अम्ब्रेला मूवमेंट क्या है। तो फिर दोस्तों क्या होता है, इस आंदोलन का नतीजा कुछ नहीं होता है, इस आंदोलन का नतीजा कुछ नहीं होता है और चुनाव के अंदर चाइना धांधली करवा देता है। और धांधली करवाने से क्या होता है, प्रो चाइना लीडर कैरी लैम चुनाव जीत जाती है। प्रो चाइना लीडर कैरी लैम चुनाव जीत जाती है और वह चीन के समर्थन में तरह तरह के कानून बनाने लग जाती है। 2019 में चीन वहां पर प्रत्यार्पण कानून लेकर आता है। 2019 में प्रत्यार्पण कानून का मतलब क्या है दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत चाइना हांगकांग के लोगों पर मुकदमा चलाएगा और उसको अपने देश में ले जाकर सजा दिलवाएगा। मतलब कहने का ये है, हांगकांग के लोगों पर मुकदमा अब मेनलैंड चाइना में भी चलाया जा सकता है। इसको ही प्रत्यार्पण कानून कहा गया। लेकिन क्या होता फिर, हांगकांग के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के दीवाने हैं, उन लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू पता है, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, इस कानून का पुरजोर विरोध किया और अंत में चीन को झुकना पड़ा और जो ये प्रत्यार्पण कानून था इसको उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन चीन मानने वालों में से तो है नहीं, आप सब लोगों को पता है, वो मानेगा नहीं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। फिर क्या था, 2020 में वह एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया। 2020 में एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया। अब इस कानून के तहत क्या है, इस कानून के तहत चाइना जब चाहे हांगकांग के लोगों को देशद्रोही डिक्लेयर कर सकता है। हांगकांग के अंदर कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। हांगकांग के अंदर जो हांगकांग के लोगों की जो विदेश नीति होगी, हांगकांग की जो विदेश नीति होगी, वो सब कुछ चाइना निर्धारित करेगा। इससे चीन के पास ये अधिकार चला गया कि कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही नहीं है। माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर केन लिखा गया, WWE फाइटर केन, ये वो वाला केन नहीं है, ये यहाँ पे वही कौन आएगा, ठीक है, यहाँ पर कौन आएगा। इस कानून से वहाँ पर ये अधिकार चला गया चाइना गवर्नमेंट के पास कि कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही नहीं है। अब हांगकांग में जो आज़ादी के समर्थक लोग हैं, जो डेमोक्रेसी के जो दीवाने लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये कानून बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी आगे देखते हैं इस कानून के अंदर क्या रहता है, आगे की बात में करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।